हेलो स्टूडेंट, 27 फरवरी को जितने बच्चे विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को वायरल पेपर आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, कोड आप याद कर लीजिए 824 DD, ठीक है। यही कोड के पेपर आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं 27 फरवरी के पूरे ये पेपर जो है ना, आज ही पूरे के पूरे पेपर रख लो। जितने भी क्वेश्चन इसमें है सारे क्वेश्चन आएंगे आपको 27 फरवरी को, और पूरे के पूरे प्रश्न करके आना। और सबको मैं बता दूं, सबका 95 नंबर होना ही चाहिए, कम से कम 100 में 95 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा मैं आप लोगों को इस पेपर का हल बताने वाला हूँ, पूरा रट जाओ, ठीक है। यही पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। अच्छे तरीके से इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लो। देखो, पूर्णांक 70 नंबर का वही रहेगा आप लोगों का। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जो कि सब पेपर में मिलता है, ठीक है। यहां से अगर हम बात कर ले निर्देश को, तो निर्देश तो आप लोग 2 पेपर 3 पेपर दे दियो, तो निर्देश तो आप लोग पढ़ ही लोगे, ठीक है। इसके बाद यहां से चीजें स्टार्ट होती है, ठीक है। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे के सब्जेक्ट की तैयारी में आप लोगों को बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। देखो, 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो, पहला प्रश्न क्या, उपखंड क में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखो, पहला प्रश्न यह है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब कि वह जो भोजन अपना स्वयं बनाता हो। स्वपोषी पोषण मतलब कि जो भोजन अपना स्वयं बनाता हो। जैसे पौधा है, पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो पौधा जब अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसको क्या जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, कि क्लोरोफिल, कि सूर्य का प्रकाश, कि उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो पौधा अपना भोजन बनाता है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको चाहिए, उसको जल भी चाहिए, साथ ही साथ क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तब जाके वो संपूर्ण अपना भोजन बना पाता है वो। तो इसलिए उपयुक्त जो है सभी, ये हो जाएगा राइट आंसर। याद रख लेना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे, ठीक है। सारे प्रश्न आएंगे और रट जाओ, ठीक है। और सब जाके अच्छे से ट्रिक करके अच्छे से मार्क्स लेकर आना। देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? उत्सर्जन में, तो उत्सर्जन तो होगा नहीं। श्वसन में, वृद्धि में, पाचन में। तो देखो, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसके थ्रू ब्लड जो है पूरे शरीर में जाता आता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की सहायता सही होता है वो, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। तो ठीक है, दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, 2 प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न देखते हैं। देख लो, तीसरा प्रश्न यह है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप मतलब जानते हैं क्या होता है? पौधा। तो पौधा में एक जाइलम होता है। तो जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है, कि भोजन का वहन करता है, कि अमीनो अम्ल का वहन करता है, कि ऑक्सीजन का वहन करता है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, पौधों में ना दो ही चीज होता है इंपॉर्टेंट, जो यहाँ की क्वेश्चन पूछता है। एक जाइलम होता है और एक आपका फ्लोयम होता है, ठीक है। देखो, जाइलम कितना ट्रिक अच्छा है कि जाइलम मतलब जल, तो जल का वहन, तो जाइलम पूछना तो जल का वहन कर दो, पहला ऑप्शन। अब फ्लोयम कभी आता है कि पादप में फ्लोयम उत्तरदायी है, तो फ्लोयम, यफ मतलब क्या होता है? फूड। अब फूड मतलब भोजन, तो भोजन का वहन। तो जब आप लोगों को जाइलम दे तो जल का वहन होगा, जब आपको फ्लोयम दे तो भोजन का वहन होगा, इतना याद रखना। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर। चौथा क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो मनुष्य में वृक, वृक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक है। वृक, वृक मतलब जानते हैं क्या होता है? वृक मतलब होता है किडनी। तो किडनी संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो सबको मालूम है कि किडनी जो है वो आपका उत्सर्जन का काम करता है, क्योंकि वो टॉयलेट उससे बाहर जाता है, तो उत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पांचवें की अगर हम बात करें, तो देखो पांचवा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा का सिक्का, एनर्जी ऑफ मनी, किसको कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं एटीपी को। किसे कहते हैं? एटीपी। जब लोग खाते हैं तो खाना में जो खा के जब ऊर्जा, उससे हमारे भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए, आगे हम देख लेते हैं। देखो, छठवां प्रश्न याद कर लो। छठवां प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्टक पाए जाते हैं? देखो, कभी कभी कोष्टक और कभी कभी वेश्मो भी पूछता है, तो कंफ्यूज मत होना। वेश्मो और कोष्टक दोनों एक ही है। तो हृदय में कितने कोष्टक पाए जाते हैं? 2, 4, 3 कि 6? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हृदय की हम बात करें तो हृदय में 4 कोष्टक पाए जाते हैं, ठीक है। 2 निलय होता है, 2 आलिंद होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी जो है वो राइट आंसर जो होगा। कितने कोष्टक पाए जाते हैं? 4 कोष्टक पाए जाते हैं। चलो, अब यहां से उपखंड ख आ गया। इसमें आप फिजिक्स, यहाँ पे आप लोगों के फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। देख लो, क्या है सातवां, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, ओम प्रति मीटर, कि ओम मीटर, कि मीटर प्रति ओम? बताओ। तो प्रतिरोध सिंपल मालूम है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। आगे हम बात करें तो आठवां प्रश्न देख लो। आठवां प्रश्न क्या है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। देखो, किसी भी धारावाही जो सीधी लंबी परिनालिका होता है उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है, इसलिए डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 यह है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न होता है। कोई एक गतिमान आवेशित कण है, वो उत्पन्न क्या करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, कि केवल विद्युत क्षेत्र, कि चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखो मेरे प्यार बच्चों, कोई भी गतिमान आवेशित कण है ना, वो उत्पन्न दोनों करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी, इसलिए दोनों हो जाएगा। मतलब सी जो ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें 10वां प्रश्न देख लो। 10वां प्रश्न यह है, 10वां प्रश्न यह है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। अगर गर्म जल प्राप्त करना है हमको, तो किस दिन हम लोग सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन, तो धूप वाले दिन तो ऑलरेडी गर्म हमें प्राप्त होगा। बादलों वाले दिन, गर्म दिन, तो गर्म दिन भी प्राप्त होगा, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। वायु, वायु वाले दिन तो भले भाई धूप रहे, हवा चलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उतना ज्यादा, तो ये भी नहीं होगा। बादल वाला दिन, अगर बादल पूरा घिरा हुआ है तो धूप तो निकलेगी नहीं, धूप नहीं निकलेगी तो हम भैया सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बादलों वाले दिन, मतलब कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 11वां प्रश्न यह है कि डायनामो परिवर्तित करता है। देखो डायनामो जो होता है परिवर्तित करता है क्या, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करता है, कि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बताओ डायनोमो जो है ना, डायनोमो क्या परिवर्तित करता है। मेरे प्यार, जो डायनोमो जो होता है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डायनोमो याद रखना है। ठीक है। चलो, ये तो आप लोगों का 11वां प्रश्न था। 12वां प्रश्न देख लो। 12वां प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों, 12वां प्रश्न कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। सामान्य स्वस्थ आंख के लिए, अगर आपका आंख जो है, ये जो आपकी आंख है, वो आपकी आंखें बिल्कुल अगर स्वस्थ हैं, तो आप कितनी दूर तक देख सकते हो। बताओ 25 सेंटीमीटर तक देखोगे, कि 50 सेंटीमीटर, की 100 सेंटीमीटर, की अनंत। भाई अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं तो आप अनंत दूरी तक देख सकते हो ना, जैसे हम लोग चंद्रमा को भी देख लेते हैं, सूर्य को भी देख लेते हैं। मतलब अनंत दूरी पर देख सकते हैं हम, अगर आपकी आंखें जो है स्वस्थ हैं। देखो 13वां प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल आपका 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। तो कांच, कांच का अपवर्तनांक दिया है कि 1.5 है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो देखो कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और बटे में अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना 1.5। जब इसको 10 में हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो पड़ जाएगा, तो ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे 15, तो काट देंगे तो 15 दूनी की 30, मतलब कि 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिया है क्या, देखो 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इतना सिंपल ये सारी क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और देखो 14 क्वेश्चन, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, एजीसीएल, PbNO3 होल ट्वाइस, PbSO4, कि CaCO3। बताओ श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, सबको मालूम है कि एजीसीएल होता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखो क्या है कि एक उत्तल दर्पण की अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो ये बताओ कि F बराबर क्या होता है। ठीक है। F बराबर क्या होता है, R/2, और R में निकालू तो R बराबर 2F। तो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस की दुगनी, तो फोकस हमारा 10 है, तो 10 दूनी के 20, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना नॉर्मल प्रश्न है, बताओ एक भी छोड़ के मत आना, सारे प्रश्न करके आना। उपखंड ग, देखो उपखंड ग में देखो क्या है यहाँ पे, उपखंड ग में है मेरे प्यारे बच्चों कि धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धामन सोडा का रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, की सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो धामन सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। अगर यही खाने वाला सोडा रहता बेकिंग सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता, लेकिन धामन सोडा पूछा इसलिए सोडियम कार्बोनेट होगा। देखो प्रश्न नंबर 17 देखो क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो देखो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित वही नहीं करेगी कि जो
उससे कम अभिक्रियाशील होगा हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील क्या है बताओ? लोहा है, जिंक है, कि कॉपर है, कि मैग्नीशियम है? तो सक्रियता श्रेणी याद होगी, जिसको सक्रियता श्रेणी याद होगी इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देगा। तो भाई देखो, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, और नीचे आने का मतलब कि कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील है तो भाई धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर नहीं सकता। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो 18वां करा कि एलआई विकर्ण संबंध दर्शाता है। लिथियम विकर्ण जो है संबंध दर्शाता है किसके साथ? सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो लिथियम विकर्ण जो है संबंध दर्शाता है किसके साथ मेरे प्यारे बच्चों? तो मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है, एमजी के साथ दर्शाता है। ठीक है, लिथियम मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखो 19वां प्रश्न। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम पूछा है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, देखो मेथेनोइक अम्ल होगा, प्रोपेनोइक अम्ल। तो देखो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, एथेनोइक अम्ल होता है। मतलब बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। देखो 20वां प्रश्न यह है कि H2S या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल इसके मतलब होता है ये, तब आपको मालूम चल गया कि अम्ल होता है। ठीक है, तो जब अम्ल है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो पीएच मान होगा 7 से कम होगा, तो शून्य तो होगा नहीं। 7 तो उदासीन होता है, तो ये तो होगा नहीं। 7 से अधिक क्षारीय होता है, तो होगा नहीं। मतलब 7 से कम, ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन हमने यहाँ पे आप लोगों को करा दिया, पूरा का पूरा रट जाना। इसके बाद यहाँ पे खंडबह वर्णनात्मक प्रश्न आएगा 4 नंबर के लिए। अब बताओ 4 नंबर के लिए यह प्रश्न बताओ छोड़ के आओगे कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। वर्ण विक्षेपण नहीं जानते हो कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण जाती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है परिवर्तन के पश्चात। अब बताओ, नहीं लिख पाओगे? दूसरा प्रश्न तैयार कर लो। प्रकाश परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं भाई, चित्र द्वारा समझाने के लिए बोला है। चित्र द्वारा तुम लोग समझा दोगे, ठीक है, एकदम सिंपल है। 4 नंबर उठा ले जाओगे फ्री में। और 4 नंबर के लिए तो ये पूछा है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए तथा इसका सिद्धांत कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है ये भी बताना है 4 नंबर के लिए। ये तो मॉडल पेपर में भी आप लोगों को प्रश्न दिया था। ठीक है, ये तीनों प्रश्न कितने सिंपल है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2-2 घंटे की जो मैराथन बनाया हूँ उसमें सारे प्रश्न को जिक्र किया हूँ, सभी हल सहित बताया हूँ। अब बताओ ये चौथा मॉडल पेपर में क्वेश्चन था कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम अंगूठे की दिशा का क्या निर्दिष्ट करता है, और ये नियम किस प्रकार से फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम से भिन्न है, और किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारावाही प्रवाहित हो रही है, और इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। मतलब आपको फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम लिखना है और उसी के साथ फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम भी बताना है, तभी तो आप कंपेरिजन कर पाओगे कि उससे अलग क्यों है। तो एक साइड आप दक्षिण हस्त नियम लिख देना, अंगुष्ठ का नियम, इसके बाद फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम लिख देना, अंतर समझ में आ जाएगा। ये अगर ये नहीं कर पाओगे तो एक ऑप्शन दिया है कि विद्युत जनित मतलब जनरेटर, विद्युत जनरेटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? मेरे प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन इसमें है सारे क्वेश्चन को रट जाना। मेरा कहना मानना, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, सारे प्रश्न रट जाना। इसके बाद ये प्रश्न 6 नंबर के लिए था। अब खंड ख स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो क्या है, देखो कह रहा है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, देखिए मैं आपको हल करके बता देता हूं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए देखो बोला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। अब ध्यान सुना, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए कि भैया सल्फ्यूरिक अम्ल को होता है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लियर। इसके बाद कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब विक्रिया करके क्या बनाता है? तो देखो विक्रिया करके यहाँ पे बना रहा है आपका सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है सोडियम Na2 सल्फेट SO4, सोडियम सल्फेट, और प्लस जल बनाता है मतलब H2O बनाता है। संतुलित करने के लिए बोला है तो संतुलित कर दो। यहाँ पे संतुलित करोगे, देखो सोडियम यहाँ पे 2 है और सोडियम यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो 2 लगा दोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब पूरा का पूरा यहाँ पे हो जाएगा संतुलित। इसी तरह बी वाला देख लो क्या है, कह रहा है कि फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। मतलब कह रहा है फास्फोरस क्लोरीन गैस अभिक्रिया करता है। तो फास्फोरस का सूत्र क्या होता है? पी होता है। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? क्लोरीन गैस के साथ, Cl2 के साथ, क्लोरीन गैस के साथ। और क्या बना रहा है? तो देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखो P से फास्फोरस और पेंटाक्लोराइड के लिए हम लगाएंगे Cl5।
संतुलित करने के लिए इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो देखो संतुलित यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे क्लोरीन 5 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो हम एक काम करें कि इसको क्लोरीन को 10 बना देते हैं। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्लोरीन 10 हो जाएगा, और क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ 5 लगा देंगे तो क्लोरीन 10 हो जाएगा। लेकिन फास्फोरस यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब फास्फोरस यहाँ पे एक ही है तो इसके आगे 2 लगा दो तो ये भी आपका फास्फोरस भी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर सी वाला हम करें तो सी वाला क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिला के बना रहा है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बना रहा है। तो देखो जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn, ये हो गया जिंक, और प्लस सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, सिल्वर मतलब एज या नाइट्रेट का NO3, सिल्वर नाइट्रेट। अब बना क्या रहा है भाई कि जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट मतलब Zn, नाइट्रेट मतलब हो जाएगा जिंक 2 देता है तो NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या बनाता है, सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag बनाता है। इसको संतुलित करना है तो यहाँ पे आप 2 लगा दो। ठीक है, Ag 2 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, Ag2। देखो NO3 2 बार, NO3 2 बार। ठीक है, हो गया आप लोगों का क्लियर, जिंक अकेला, जिंक अकेला। ठीक है, डी वाला देखो, डी वाला मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम मतलब क्या हो जाएगा Mg, और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब कि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl। ठीक है, मिलके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, मतलब कि MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो H2 बना रहा है। इसको संतुलित करना है तो हाइड्रोजन 2 है तो बस यहाँ पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन 2 हो जाए, मैग्नीशियम एक, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, बात खत्म। तो ये भी प्रश्न देखो आ गया तुरंत, क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल। तो इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न है, ये छठवां प्रश्न कर लोगे 4 नंबर के लिए है। देखो कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दिया है कि 10, 20, 7, 14। ठीक है, पूछ रहा है कि तत्वों की पहचान करना है। ठीक है, तत्वों की यहाँ पे पहचान, पहला है कि तत्वों की पहचान कीजिए कि जिसके परमाणु क्रमांक 10 है तो वो कौन से तत्व होंगे, जिसके 20 है उसके कौन से होंगे, 7 कौन है, 14 कौन से तत्व, पीरियोडिक टेबल याद है तुरंत कर दोगे। ठीक है, 2 2 नंबर के। ठीक है, कि आवर्त सारणी में तत्वों के समूह की संख्या तथा आवर्त भी पहचानना है, तो यहाँ से 2 नंबर उससे मिल जाएगा, इसको करोगे तो 2 नंबर, 4 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न है जो कि आसानी से कर पाओगे। 7वां प्रश्न अगर हम बात करें तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के संतुलित रासायनिक समीकरण, ये लोग देखो सबसे लोग इसमें परेशान होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे ज्यादातर लोग इसमें परेशान होते हैं, ये कर नहीं पाते हैं संतुलित, इसलिए मैं इसको सबसे ज्यादा तो बता देता हूँ। देखो 6 है ना, मैं 6 बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि इसमें लोग संतुलित नहीं कर पाते हैं, बहुत लड़के करके आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे यहाँ पे कराएं, क्वेश्चन मार्क, किससे कराएं कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो और जल प्राप्त हो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो देखिए पहला हम ए वाला कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा Ca, हाइड्रोक्साइड का OH होल ट्वाइस। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस किससे अभिक्रिया कराएं, तो यहाँ पे हम अभिक्रिया करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। जैसे CO2 से कराएंगे ना तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही प्राप्त होगा, मतलब CaCO3 प्राप्त होगा, और प्लस जल प्राप्त होगा, मतलब कि H2O प्राप्त होगा। संतुलित की बात करें तो ऑलरेडी ये संतुलित है, संतुलित करने की जरूरत ही नहीं इसमें। ठीक है, देखो क्लियर हो गया ना आप लोगों को यह। दूसरा देखो बी वाला, बी वाला है कि किसकी अभिक्रिया, यहाँ पे भरना है कि किसकी अभिक्रिया हम सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे, कि जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो यहाँ जिंक बोली तो यहाँ तो 100% यहाँ पे जिंक होगा। ठीक है, तो जिंक और प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का क्या होगा अभी हमने बताया था, AgNO3, AgNO3 प्राप्त करेंगे तो जिंक नाइट्रेट प्राप्त होगा, जिंक मतलब Zn, नाइट्रेट मतलब NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, और प्लस सिल्वर, सिल्वर मतलब कि Ag, इसको संतुलित करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे Ag एक, नाइट्रेट यहाँ पे एक ही बार लेकिन 2 बार, यहाँ पे तो 2 लगा दो, लेकिन सिल्वर यहाँ पे 2 हो गया ना, तो यहाँ पे 2 लगा दो सिल्वर, बात खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया, संतुलित हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब देखो तीसरा सी वाला, एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम है, इसके विक्रिया हम किससे कराएंगे कि एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनेगा। देखो एल्युमिनियम मतलब क्या हो जाएगा, Al, किसकी अभिक्रिया किससे करा कि एल्युमिनियम क्लोराइड, जहाँ 100% आप कॉपर क्लोराइड की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर विस्थापित हो रहा है, यहाँ पे क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ पे हम कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करेंगे, मतलब CuCl2 से अभिक्रिया कराएंगे, तब जाके आपका एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 प्राप्त होगा, और प्लस कॉपर प्राप्त होगा, मतलब कि Cu प्राप्त होगा। इसको संतुलित करना है तो यहाँ पे देखो क्लोरीन यहाँ पे 3 बार है, ठीक है, और क्लोरीन यहाँ पे 2 बार, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 लगा देंगे तो क्लोरीन 6 बार हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्लोरीन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 दूनी के 6 हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम यहाँ पे एक ही है। ठीक है,
तो अब क्या होगा, यहाँ पे एल्युमिनियम यहाँ पे एक ही है, तो इसलिए हम एल्युमिनियम के यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। और कॉपर यहाँ पे एक ही है, लेकिन कॉपर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो 3 कॉपर भी हो जाएगा। तो इस तरह देखो कितना आसान है। डी की बात करें तो डी वाला देख लो, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट आपस में विक्रिया करके बेरियम सल्फेट और क्या बनाते हैं, तो देखो बेरियम क्लोराइड ना, तो बेरियम क्लोराइड का BaCl2 सिंपल प्लस पोटेशियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, पोटेशियम तो K2SO4 हो जाएगा। आपस में विक्रिया करके बना रहा है क्या, पोटेशियम और बेरियम सल्फेट बना रहा है ना, तो BaSO4 बनाएगा और प्लस और क्या बनाएगा, तो और क्या बनाएगा यहाँ पे, यहाँ से आपका के बच गया, यहाँ पे KCl बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका KCl। संतुलित करने की बात करें तो यहाँ पे आप 2 लगा दो, क्योंकि पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, क्लोरीन 2, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ 2 लगाने से काम बन जाएगा, पूरा का पूरा संतुलित हो गया, ठीक है। ई की बात करें, ई वाला देख लो, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम को होता है Mg, तो यहाँ पे हमने Mg कर दिया, ठीक है। और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl, हमने HCl कर दिया, मिलके क्या बना रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब कि MgCl2 बना रहा है। और क्या बनाएगा यहाँ पे आपको H मतलब हाइड्रोजन गैस बनाएगा, H2 बनाएगा। संतुलित करने की बात करें तो संतुलित यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, क्लोरीन भी 2, मैग्नीशियम 1, लास्ट है F वाला, देख लो इसका, कि इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होगा। सिंपल यहाँ पे हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे होगा H2 की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन से कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है, मतलब कि HCl प्राप्त होता है, HCl। संतुलित करना होगा तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, क्लोरीन भी 2 सिंपल। तो देखो 6 हमने अच्छे से करा दिया, ठीक है। ज्यादातर लड़के कंफ्यूज होते हैं, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके ऑप्शन दिया भाई, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तुम सिंपल 2 नंबर उठा ले जाओगे। संक्षारण किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, और वो नहीं आ रहा तो इसकी परिभाषा 2 नंबर के लिख दो, 6 नंबर वैसे भी मिल जाएगा। अखंड ग पूरा प्रश्न याद करके जाना है, पूरा प्रश्न में कराया हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूरा रट जाना भी बता दो। वात्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 नंबर के लिए रट जाना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 9 प्रश्न, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, 4 नंबर। समझा तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए, 4 नंबर। इसके बाद प्रश्न 11 में 2 ऑप्शन दिया, एक तो वृक्कों में मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए। अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके ऑप्शन दिया है कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, 6 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, सारे प्रश्न हमने बता दिया, पूरे का प्रश्न याद होना चाहिए, जितना प्रश्न बता रहा हूँ याद करना, तब जाके आप 95% ला सकते हो। जितना प्रश्न अब पूरे के पूरे मैंने 2-2 घंटे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उसमें सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अन्यथा आपके पास बुक होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, वहां से छाट कर याद कर लेना, बस हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यार बच्चों, ये पूरा वायरल पेपर जो आप लोगों को पूरा सोल्यूशन कराया हूँ, सारे करके चले आना, ठीक है। एक भी प्रश्न छोड़ना मत एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।